आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण सामाजिक समस्या। ये ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत 5th यूनिट में आता है और इसमें हम पढ़ेंगे ग्रामीण गरीबी, रूरल पॉवर्टी। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गरीबी का अर्थ क्या है। क्योंकि हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं ग्रामीण गरीबी, तो ग्रामीण समाज के अंदर गरीबी क्या होती है। ग्रामीण गरीबी एक बड़ी समस्या हमारे भारत देश के अंतर्गत है। अगर हम ये देखते हैं कि भारत में ऐसे परिवार जिनके पास में भोजन और वस्त्र की कमी है, वे परिवार गरीब परिवार कहलाते हैं। हम पूरे विश्व में अगर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि गरीब और अमीर दो भागों में पूरा विश्व बटा हुआ है। गरीबी का वास्तविक जो अर्थ होता है वो होता है कि मनुष्य के पास में धन की कमी या उसका अभाव। धन के द्वारा जीवन की मौलिक आवश्यकताओं को हम पूरा करते हैं और जीवन की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो हमें पता है कि रोटी, कपड़ा और मकान है। सामान्य तौर पर हम देखें तो निर्धन व्यक्ति या गरीब व्यक्ति वह होता है जिसके पास में पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, भोजन पर पेट भर के नहीं कर पाता है और रहने के लिए उसके पास मकान नहीं है। अगर हम ये तीनों चीज़ें किसी व्यक्ति को या जो गरीब है उसको उपलब्ध करा दें तो वो धीरे धीरे अपनी सोच को बदलेगा और अपने किसी एक व्यवसाय को प्रारंभ कर सकता है या वो अपने परिवार के लिए छोटा मोटा काम भी शुरू कर सकता है। पर चूँकि उसके पास में रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो वो उन्हीं चीज़ों में लगा रहता है और एक तरह से वो इस तरह की जो परिवार होते हैं वे भिक्षावृत्ति की तरफ मुड़ जाते हैं, जिसके अंदर हम आगे भी इस पे बात करेंगे। अगर हम भारत के अंदर देखते हैं तो एक प्रति व्यक्ति जो आय के हिसाब से विश्व में भारत का जो स्थान हम देखते हैं वो 133वां स्थान हमको दिखाई देता है। भारत की जो जनसंख्या का एक बड़ा भाग है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, तो इसको हम गरीबी के अर्थ के अंतर्गत लिख सकते हैं। अब अर्थ के बाद में आता है परिभाषा। ग्रामीण गरीबी के ऊपर अनेक समाजशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषा दी है। हम सबसे पहले देखते हैं प्रोफेसर रामबिहारी। इनकी परिभाषा के अनुसार यह है कि यह एक सापेक्ष शब्द है। गरीबी एक सापेक्ष शब्द है। जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार का संबंध होता है उसी प्रकार धनी और निर्धनता का भी एक संबंध होता है जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। ये प्रोफेसर रामबिहारी का कहना है। एक परिभाषा और हम देखते हैं एडम स्मिथ की। इनका ऐसा मानना है कि जो गरीबी है, व्यक्ति उन्हीं अर्थों में धनी या निर्धन होता है जिन अंशों में उसे जीवन की आवश्यकताओं के साधन उपभोग के लिए प्राप्त हो सके। ऐसा एडम स्मिथ का मानना है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो दोनों ने परिभाषाएं दी हैं इनसे क्या स्पष्ट होता है। वास्तव में और भी समाजशास्त्री हैं जिनकी परिभाषाओं के आधार पर हम देख सकते हैं, पर इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम ये जानते हैं या ये स्पष्ट हो रहा है कि आवास की निम्न स्थिति या अपर्याप्त भोजन या अपर्याप्त वस्त्र, ये असंतुलित भोजन, शिक्षा का अभाव, ये सब चीज़ें गरीबी के अंतर्गत ही आता है।
अब हम उन फैक्टर्स को देखते हैं, उन कारणों को देखते हैं जिसके कारण कि ग्रामीण समाज के अंदर हमको निर्धनता देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक कारण, ग्रामीण समाज में निर्धनता। इसके अंतर्गत आता है, पहला है सामाजिक कारण, सोशल फैक्टर। अब सामाजिक कारण, चूंकि हम सब समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं आप सभी, और सामाजिक कारण अधिकांश हमें पता होते हैं कि गरीबी के क्या हो सकते हैं। तो चूंकि हम ग्रामीण समाज की बात कर रहे हैं तो कृषि प्रधान समाज में असमानता हमको दो प्रकार से दिखाई देती है। आंद्रे पिताई ने इसको दो भागों में बांटा है। इसमें पहला जो भाग है वो है वितरण संबंधी। जो असमानता दिखाई देती है आंद्रे पिताई को, वो है वितरण संबंधी। इसका ये मतलब हुआ है कि जो कृषि की भूमि है उसमें हमको असमानता दिखाई देती है। ये कि जिनके पास में अधिक भूमि है तो उनके पास में अधिक आय भी है। अधिक भूमि अर्थात अधिक संपत्ति, अधिक आय, अधिक संपन्नता, साक्षरता, शिक्षा, ये सारी चीज़ें आंद्रे पिताई ये मानते हैं कि अगर कृषि की भूमि जिसके पास में अधिक है उनके पास में संपन्नता अधिक होती है और वे सारी सुविधाओं का उपभोग करते हैं जो कि उनको प्राप्त होती है। दूसरी तरफ वो मानते हैं कि वे परिवार जिनके पास में भूमि नहीं है या वंचित वर्ग, कृषि भूमि का अभाव, इसके अंतर्गत वे परिवार आते हैं जो भूमिहीन कृषक हैं या मजदूर हैं। तो उनके पास में अपने स्वयं के खर्च करने के लिए धन नहीं होता है या अपने रहने के लिए मकान नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो मजदूर होते हैं वो अलग अलग जगह पर जा कर के और मजदूरी करते हैं, दूसरों के खेतों पर काम करते हैं और रोटी कपड़ा मकान इत्यादि के लिए वो मेहनत करते रहते हैं। तो एक वर्ग हो गया वंचित वर्ग, दूसरा होता है कि जिसके पास में संपन्नता है। तो आंद्रे पिताई का मानना है कि इस प्रकार का जो वितरण होता है उसके कारण भी समाज के अंदर हमको इनबैलेंस दिखाई देता है। एक धनी वर्ग हो गया और दूसरा निर्धन वर्ग हो गया। अब इसके बाद में आता है आर्थिक कारण। नंबर 2 है आर्थिक कारण। इसमें भी हमें साफ दिखाई देता है कि आर्थिक रूप से जहाँ पर समानता नहीं होती है वो भी हमको दो भागों में हम इसको बांट करके और देख सकते हैं। पहला है भूस्वामी और दूसरा है भूमिहीन कृषक। इनको दो भागों में, इनके जो नाम है इसी से हमें समझ में आ रहा है कि भूस्वामी और भूमिहीन। भूस्वामी मतलब जिनके पास में भूमि अधिक है या जो भूमि के स्वामी हैं, उनके पास में
अधिक आय भी होगी क्योंकि भूमि अधिक है, और भूमिहीन जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं कर पा रहे हैं, ये असमानता हमको अमीर और गरीब दोनों के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये दो भागों के अंदर ही ग्रामीण समाज बटा हुआ होता है। जिनके पास में भूमि अधिक है और जिनके पास में भूमि नहीं है, वो श्रमिक का काम भी यहाँ पर करते हैं। जो दूसरों के खेत पर काम करते हैं या जो भूमिहीन होते हैं, जो अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, वे सभी भूमिहीन किसान के अंतर्गत आएंगे। और जो कि जमींदार होते हैं, जिनके पास में अपनी भूमि होती है, वे सभी भूस्वामी के अंतर्गत हमको देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट। इसके बाद है प्रौद्योगिकी और गरीब कृषक या किसान। अब अभी आधुनिक समय के अंदर जब हम देखते हैं तो नए नए कृषि संबंधी उद्योग धंधे भी बढ़ने लगे हैं, प्रौद्योगिकी का विकास भी होने लगा है। तब छोटे छोटे जो किसान हैं वो अपनी आय बढ़ाने लगे। जो गरीब किसान हैं, जिनके पास में कम भूमि है, वो अपनी आय बढ़ाने लगे हैं। या फिर हम देखते हैं कि जो कृषि के काम करने वाले जो श्रमिक हैं, वो भी जो बड़े उद्योग धंधे लगे हुए हैं, जो ग्रामीण समाज के आसपास जो उद्योगों का काम शुरू किया गया है, उससे वहाँ पर श्रमिकों की मांग बढ़ने लगी है। और जहाँ पर श्रमिकों की मांग बढ़ने लगती है तो वो वहाँ पर जो गांव में दूसरों की खेती पर या ज़मीनों पर काम करते थे, वे सब उद्योगों के अंदर जा कर के और श्रमिक का काम भी करने लग गए हैं। गांव में जो गरीब किसान की आय का कम या ज़्यादा होना इस बात पे निर्भर करता है कि उसके पास कृषि की ज़मीन कितनी है या वो भूमिहीन है। तो ये सारी चीज़ें भी हमको देखने को मिलती हैं गरीब किसान या गरीब कृषक के अंदर। फिर चौथा पॉइंट आता है जीवन जीने का ढंग का तरीका या ढंग। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो ग्रामीण समाज में जो जमींदार हैं या जिनके पास में अधिक भूमि है या जो भूमि के स्वामी हैं, और वे सभी जो कि धन से संपन्न हैं, वे सभी पक्के मकानों में रहते हैं। उनके बड़े बड़े मकान या ज़मीनें होती हैं। तो ये जो भेदभाव हमको गांव के अंदर भी दिखाई देने लगा है कि उनके पक्के मकान हैं, और इसके विपरीत जो गरीब किसान हैं, उनके पास में जो झोपड़ियां हैं या कच्चे मकान हैं या जो भूमिहीन होते हैं, उन मकानों के अंतर्गत वो रहते हैं। तीसरी बात हमको ये दिखाई देती है कि वेशभूषा में तो सभी एक समान होते हैं, बोलचाल में भी सभी एक समान दिखाई देते हैं, परंतु जो संपत्ति का अंतर है वो हमको जीवन जीने के तरीकों के अंतर्गत हमको दिखाई देने लगता है। जहाँ तक शिक्षा का सवाल उठता है तो जो गरीब किसान हैं, उनके पास में अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए, अपने वस्त्र की व्यवस्था करने के लिए ही उनको मेहनत करनी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर जो संपन्न किसान हैं, वे अपने बच्चों को शहर पढ़ने भेज देते हैं, वो उनसे काम नहीं करवाते हैं। तो जो गरीब किसान हैं, उनके बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। और ये चीज़ें हमको जो एक लंबी खाई या जो भेदभाव है, वो हमको गांव के अंदर भी देखने को मिलती हैं। फिर आता है नंबर 5, राजनीतिकरण। ग्रामीण समाज के अंदर भी राजनीति हमको दिखाई देती है, क्योंकि गांव के अंदर दो चीज़ें मुख्य होती हैं। वो होती है एक तो शक्ति और दूसरा होता है सत्ता। अब यहाँ पर जो शक्ति है वो हम संपन्नता से कह रहे हैं कि जिनके पास में पैसा है, धन है, और सत्ता जो कि चुनाव के अंदर खड़े होते हैं और वो जीत जाते हैं, तो उनके पास में सत्ता आ जाती है। तो ये दो तरह से ये अपनी सत्ता का और शक्ति का उपयोग ग्रामीण समाज में जिनके पास में पैसा होता है और जिनके पास सत्ता होती है, वो अपना वर्चस्व बना करके रखते हैं। और जो गरीब किसान होता है, जो कि अनपढ़ होता है, वो इन दोनों के
कुचक्र के अंदर फंसा हुआ होता है और वो इनके द्वारा जो चक्रव्यूह रचा जाता है, जो इनके द्वारा उन लोगों से श्रम कराया जाता है, जो मेहनत कराई जाती है, वो इनके अंदर ही वो रह करके काम करने लगता है। अब जो गरीब किसान होते हैं और भूमिहीन श्रमिक होते हैं, वे सभी इन शक्ति या सत्ता वाले जो किसान होते हैं, जो संपन्न होते हैं, वो इनसे भय खाते हैं, क्योंकि इनके पास में पावर है, इनके पास में शक्ति होती है। और जो गरीब किसान है वो सुविधाओं से वंचित रहते हैं। गांव में जाति और वर्ग में भी बटा हुआ होता है, क्योंकि वहाँ पर उच्च जाति, निम्न जाति और वर्ग में भी संपन्नता या शक्ति जिसके पास होती है, वो सब इस प्रकार से हमको राजनीतिकरण देखने को मिलती हैं। इन तक जो शासन के द्वारा बनाई गई योजनाएं होती हैं वो भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती हैं, क्योंकि जो संपन्न लोग होते हैं, या बड़े आश्चर्य की बात ये है कि जो सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब किसानों को, श्रमिकों को मिलना होता है, वो सारी चीज़ों का लाभ शक्ति संपन्न किसान और जिनके पास में सत्ता होती है वे उठा लेते हैं। अगर हम राजनीति की दृष्टि से देखते हैं, सामाजिक दृष्टि से देखते हैं, तो जो संपन्न किसान होते हैं वे पूरे गांव के अंदर अपना वर्चस्व बना करके रखते हैं। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि ग्रामीण समाज के अंदर निर्धनता के जो सामाजिक दुष्परिणाम क्या हैं, सोशल इवल ऑफ पॉवर्टी, वो कौन कौन से हमको दिखाई देते हैं। तो हम देखते हैं सोशल इवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण परिवार के बच्चों का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि क्या होता है, परिवार के जो सदस्य होते हैं वे अपने ही काम में उलझे होते हैं, वो भोजन, वस्त्र और मकान के ही चक्कर में उलझे होते हैं, इसलिए वो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस प्रकार से उनके परिवार में जो बच्चे होते हैं वे किस दिशा में जा रहे हैं ये तय कर पाना उन परिवार के सदस्यों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। और इस तरह से वो जो बच्चे होते हैं उनके व्यक्तित्व का विकास भी नहीं हो पाता है, और इसका परिणाम ये होता है कि देश के अंदर निर्बल, अयोग्य नागरिक वे बन जाते हैं। अब अगर हम ये कहें कि मान लो किसी देश के अंदर जो बच्चे कमज़ोर हैं या जो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस प्रकार के जो बच्चों का एक समाज बनता है, वे बच्चों से जो समाज बनेगा वो किस प्रकार से वो समाज, वो देश किस प्रकार से तरक्की कर पाएगा। तो ज़रूरी ये है कि बच्चों को प्रॉपर एक फूड दिया जाए, उनको बैलेंस डाइट दी जाए ताकि उनका मानसिक विकास हो सके। गरीबी का रिज़ल्ट अगर हम देखते हैं तो देश के जीवन पर भी हमको दिखाई देता है। जो देश गरीब होता है वो दूसरे देशों का सहारा लेता है या उन पर निर्भर हो जाता है, जिसके कारण उस देश के जो विदेशी नीति होती है या आर्थिक नीति होती है वो भी बीमार हो जाती है, क्योंकि वो दूसरे देशों के हाथ में चली जाती है। तो ऐसा देश स्वतंत्र नहीं होकर के और परतंत्र हो जाता है, दूसरों का गुलाम हो जाता है। अब हम इसके ऊपर देखते हैं कि गरीबी के दुष्परिणाम कौन कौन से हमको दिखाई देते हैं। तो पहला दिखाई देता है कि पारिवारिक विघटन। फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन मतलब परिवार का टूटना। तो अब मुख्य चीज़ हम इसके अंदर यहाँ पर गरीबी की बात कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं तो परिवार के अंदर जो सदस्य होते हैं, चाहे वो माता पिता या जो भी परिवार के बुजुर्ग भी होते हैं, वे सभी गरीबी के कारण वो काम पर जाते हैं, चाहे वो मजदूरी करें, चाहे वो भीख मांगें या जो भी उनको जो भी समझ में आता है वो उस प्रकार का काम करने, श्रम का काम करने चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर परिवार के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है, और वो घर के बाहर जब माता पिता इस प्रकार से काम करने चले जाते हैं तो वो बाहर खेलते रहते हैं। परिवार की कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं रहती है, और ये जो बच्चे होते हैं वो आवारा या भगोड़े इस प्रकार से हो जाते हैं। दूसरा कारण हम देखते हैं सामाजिक प्रभाव।
सोशल इफ़ेक्ट। ये जो होता है, जो समाज का जो प्रभाव है वो गरीब व्यक्ति की जो कोई प्रतिष्ठा तो होती नहीं है, ना कोई पद होता है, ना कोई भूमिका होती है, वो तो समाज के ऊपर एक तरह से निर्भर होते हैं या वो भार होते हैं। तो जो गरीबी का अर्थ अगर हम देखते हैं तो हमको निम्न सामाजिक परिस्थिति के लोग हमको दिखाई देते हैं, और ये जो लोग होते हैं ये किसी भी काम के काबिल या करने की किसी भी कंपटीशन में भाग लेने के काबिल भी नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और उनके अंदर निराशा और तनाव हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी होती है। तो तीसरा पॉइंट हमारा आता है शारीरिक और मानसिक। तो इस जो गरीब परिवार होते हैं उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति नेचुरली व्यक्ति के भोजन पर निर्भर करती है। अगर वो अच्छा भोजन करता है तो उसका शरीर स्वस्थ होता है और उसकी मानसिक स्थिति, वो तनाव से दूर रहता है। तो अगर उनके सोचने समझने की बौद्धिक क्षमता भी उनकी भोजन के ऊपर ही निर्भर करती है। तो उचित मात्रा में अगर भोजन नहीं मिलता है तो बौद्धिक क्षमता भी प्रभावित हो जाती है। गरीबी के कारण व्यक्ति के मन में हीन भावना भी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमको शारीरिक और मानसिक स्थिति के अंतर्गत देखने को मिलती है। नंबर 4 है भिक्षावृत्ति। इसके टाइटल से हमको समझ में आ रहा है कि गरीबी के कारण जीवन यापन के जो साधन वो पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और व्यक्ति काम करना भी नहीं चाहता है, तो फिर वो भिक्षावृत्ति ही की तरफ मुड़ जाता है और उसी को अपना व्यवसाय समझने लगता है और भीख मांग करके खाना खाता है, कहीं भी सो जाता है, कपड़े जो देते हैं वो पहन लेता है। तो इस प्रकार की वो अपने अंदर वृत्ति उत्पन्न कर लेता है, वो काम करना नहीं चाहता है। तो धीरे धीरे वो भिखारी के रूप में समाज के अंदर एक भार की तरह जीवन यापन करने लगता है। इसके बाद आता है गरीबी और अपराध। देखिए गरीब व्यक्ति किस प्रकार से क्या काम कर सकता है। अपराध की जो वृत्ति है वो अधिकांश हम देखते हैं कि गरीब परिवारों से ही निकल करके आती है। ये मुख्य वजह इसमें यही है कि धन का अभाव। जब व्यक्ति को भूख सताती है तब वह कुछ नहीं देखता है, वो केवल अपने पेट भरने के लिए किसी के घर चोरी भी कर सकता है, डकैती डाल सकता है, वेश्यावृत्ति भी करवा सकती है, व्यक्ति को मिलावटी आदि सामान बेच सकता है वो। तो ये सारी चीज़ें अपराध की तरफ व्यक्ति को, उसके परिवार को मोड़ देता है। उसके बाद आता है मद्यपान। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के अंदर गरीब लोगों के अंदर देखने को मिलती हैं। जो काम करने वाले श्रमिक होते हैं या जो महिलाएं घरों में काम करती हैं, उनके पति अधिकांश जो काम पर नहीं भी जाते हैं वो इस प्रकार से शराब का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो तनाव को झेल नहीं पाते हैं। तो गरीबी के कारण व्यक्ति शराबी हो जाता है, पीने लगता है, चिंता तनाव से ग्रस्त हो जाता है। तो वो उन सब चीज़ों को भुलाने के लिए शराब का सहारा लेता है और फिर लड़ाई झगड़े करता है। तो ये सब चीज़ें हमको दिखाई देती है। इसके बाद में आता है चारित्रिक पतन। गरीब व्यक्ति का कोई भी कैरेक्टर नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो अपराध करने लगता है, वो दूसरे लोगों के घर चोरी करने लगता है, इसलिए उसका कोई अपना एक चरित्र नहीं होता है। तो गरीबी के कारण व्यक्ति सच्चरित्र बना करके रखे, ऐसा बहुत ही हमको नहीं, संभव ही नहीं दिखाई देता है। और अनैतिक तरीके से वो पैसा कमाता है, यदि मान लो अपराध भी करता है या स्त्रियों को परेशान करता है, चोरी करता है, ये सारी चीज़ें चारित्रिक पतन के अंतर्गत हमको दिखाई देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि गरीबी बहुत सारी बुराइयों की जड़ है और
इन सभी मतलब बुराइयों को अगर ख़त्म करना है, समाप्त करना है, तो व्यक्ति को शिक्षित भी करना होगा और सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ भी उन तक पहुंचाना होगा और उनको स्वयं को जागरूक भी हमको बनाना होगा। अब अगर हम अंत में ये देखते हैं, इसके दुष्परिणामों के अंत में सामाजिक निर्धनता के, तो हमको ये दिखाई देता है कि योजना आयोग ने भी का भी एक तरह से ये मानना है कि गरीबी के कारण हमारा देश प्रगति के उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया जिस स्तर पर देशवासियों के लिए संतुलित मात्रा में भोज्य पदार्थों की जो पूर्ति है वो संभव हो सके। अब है ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के सरकारी उपाय। गवर्नमेंट क्या क्या योजनाएं बना रही है और कौन कौन से काम कर रही है। तो सरकार सबसे पहले हमको दिखाई देता है कि 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सरकार के द्वारा बनाया गया है। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम। उसके बाद है नंबर 2, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। स्वरोजगार योजना। ये बहुत सारी जो सरकारी योजनाएं हैं, मैं सभी नाम लिख रही हूँ, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद है मनरेगा। उसके बाद में आती है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। फिर है अंत्योदय अन्न योजना। फिर है हरियाली योजना। गरीबी से ऊपर उठाने के लिए, कृषक समाज को मदद करने के लिए इतनी सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। उसके बाद है ग्रामीण छात्राओं के लिए योजना। उसके बाद में है शिक्षा आपके द्वार। सरकार भी चाहती है कि समाज से, देश से गरीबी हट जाए और चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कृषक हो, किसान हो, खेती वाला हो, मजदूर हो, सभी के परिवार के जो सदस्य हैं उनको बेसिक नीड्स तो मिले ही मिले, साथ में शिक्षा अवश्य मिले। फिर है कामधेनु योजना। क्योंकि गरीब किसान है या उनके परिवार से अगर एक व्यक्ति भी शिक्षित हो जाता है और वो किसी अच्छी नौकरी में चला जाता है तो समाज के अंदर उस परिवार की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। फिर है बालिका संरक्षण योजना। उसके बाद है प्रधानमंत्री जन धन योजना।
उसके बाद है रुपे कार्ड की सुविधा। फिर है स्वच्छ भारत मिशन। ये सबसे बड़ा है, क्योंकि अगर स्वच्छता रहेगी तो व्यक्ति बीमार नहीं होंगे, और इसके लिए हमारी जो सरकार है उसने काफ़ी प्रयास किए, और हमने देखा है कि उस प्रयास से हमारे भारत के अंदर जो सबसे पहला नाम आता है वो इंदौर का आता है। स्वच्छता भारत मिशन के अंतर्गत इंदौर नंबर 1 रहा। उसके बाद है सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो सरकार के द्वारा इतनी सारी योजनाएं गरीबी को दूर करने के लिए चलाई जा रही हैं, और काफ़ी लोग इन योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं, जिससे कि निर्धनता धीरे धीरे समाज से, गांव से और देश से दूर हो जाए।